एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है ये आपको समझ में आता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट विथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक बहुत पॉपुलर साइकोथेरेपी टेक्निक है जो कि एरन बेक ने डेवलप करी थी इन 1960s। एंड ये इसमें हम फोकस करते हैं कि जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन आर थॉट्स, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हम जो भी सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और हम फिर किस तरीके से अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, इन तीनों चीज़ों के बीच में, इन तीनों प्रोसेस के बीच में जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है और ये इंटरकनेक्शन, ये रिलेशनशिप हमारे ओवरऑल मेंटल हेल्थ को कैसे प्रभावित करती है, हम वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में डिस्कस करने वाले हैं आज। क्योंकि एक बहुत पॉपुलर साइकोथेरेपी है इसलिए ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ट्रॉमा। एंड इसके अलावा बहुत सारे और टेक्निक्स हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ के लिए हम CBT का यूज़ करते हैं। सो अगर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं जो सामने आते हैं। फर्स्ट इज़ बेक, दैट इज़ एरन बेक, जिन्होंने ये पर्टिकुलर थेरेपी दी थी, डेवलप करी थी। एंड देन अनदर वन इज़ एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस ने दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स एंड थेरेपी दिए थे। द फर्स्ट मॉडल इज़ द ABC मॉडल। ABC मॉडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल जो कि एक आप बोल सकते हो कि फाउंडेशनल ग्राउंड है फॉर CBT कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखे, एल्बर्ट एलिस के ABC मॉडल को ध्यान में रख के एरन बेक ने CBT का डेवलपमेंट करा था। एंड अनदर मॉडल और अनदर थेरेपी गिवन बाय एल्बर्ट एलिस इन द ईयर 1955 इज रैशनल इमोटिव थेरेपी। बाद में 1990 में इसका नेम चेंज करके रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी कर दिया गया था। एंड ये जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं REBT एंड ABC मॉडल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा एक जिस्ट दे देती हूँ ABC मॉडल क्या होता है। ABC में A का फुल फॉर्म है एक्टिवेटिंग इवेंट, B का फुल फॉर्म है बिलीफ, हमारे थॉट्स उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर, C का फुल फॉर्म है कॉन्सिक्वेंसेस, कि हम कैसे सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर और कैसे हम फिर अकॉर्डिंगली बिहेव कर रहे हैं। अब एक्टिवेटिंग इवेंट की बात करें तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट, एक ट्रिगरिंग कंडीशन अकर कर सकती है हमारी लाइफ में जो जिसको लेके हम एक डिफरेंट वे में हमारी सोच होती है। अब ये एक्टिवेटिंग इवेंट कोई लेट्स से कोई ब्रेकअप हो सकता है, कोई डिवोर्स हो सकता है, ऑफिस में लेट्स से हमारी जॉब चली गई, एक टर्मिनेशन हो गया, या प्रमोशन नहीं हुआ, एग्ज़ाम में फेल हो गए, एक न्यू कॉलेज में आपने एंटर करा है तो जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज वो वाला। तो दे आर n नंबर्स ऑफ सिचुएशंस जो हमारे लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकती हैं। अभी वो जो सिचुएशन है, वो जो एक्टिवेटिंग इवेंट है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर हम लोग क्या सोच रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो भी हम सोच रहे हैं और उस सोच के बाद हमारे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं और फिर उन थॉट्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसा महसूस कर रहे हैं एंड हमारी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स फिर हमारे बिहेवियर में कैसे सामने आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा लेट्स से हमारा जॉब चला गया, ठीक है, तो जैसे कोविड आया था तो उसमें बहुत लोगों का जॉब गया था। तो अभी वो जो हमारा जो लेट्स से डिसमिसल था, हमारा जो टर्मिनेशन था, अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे कि ओके अभी ये जॉब चला गया, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अब तो मुझे आगे काम ही नहीं मिलेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मैं कैसे क्या करूँगा, फाइनेंसेस कैसे होंगे, हम बहुत पैनिक करने लग जाएंगे, बहुत स्ट्रेस लेंगे। तो हम अब क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने नेगेटिवली सोचना शुरू करा, हमारे जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है कि टर्मिनेशन हो गया, अभी बस अब यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, अभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने उसको नेगेटिवली सोच लिया,
अब क्योंकि हमने नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है फिर हमारी जो फीलिंग होगी वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होगी। नेगेटिव फीलिंग का मतलब है वी आर गोइंग टू बी सैड, हम लोग सैड फील कर सकते हैं, ठीक है, हम बहुत दुखी फील कर सकते हैं। अभी अंदर से अगर हम नेगेटिवली फील कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारा एक्टिवेटिंग इवेंट था, उसको लेकर हमने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाया। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ने फिर हमारी जो फीलिंग्स थी वो भी नेगेटिव ही क्रिएट करी। तो जो नेगेटिव था उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है, हम लोग जो एक्शंस लेने वाले हैं वो भी नेगेटिव आ सकता है। तो एवरीथिंग राइट, अब इट इज़ नॉट सो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सी सिचुएशंस तो चेंज नहीं होंगी। आज ये लाइफ सिचुएशन है, कल को दूसरी आ जाएगी। सपोज आज हमारी जॉब चली गई, कल को हमारी जॉब लग भी जाएगी, तो हमारे सामने कुछ और एक एक्टिवेटिंग इवेंट आ सकता है। सो एक्टिवेटिंग इवेंट विल बी कमिंग देन एंड लाइक एक तरह से लाइफ का पार्ट एंड पार्सल हो जाती है ये सब चीज़ें। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ वी आर परसीविंग, हम उस एक्टिवेटिंग इवेंट को कैसे समझ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने ये देख लिया, अगर हमने ये सोच लिया कि ये सिचुएशन, आज ये सिचुएशन है जिसने मुझे स्ट्रेस दिया, कल को सिचुएशन भले ही चेंज हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस और भी आ सकती हैं, एरियाज़ कहीं और दूसरे एरियाज़ हो सकते हैं। लेट्स से अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिसमें जॉब का टर्मिनेशन था, ये एक है। अब कल को लेट्स से कि किसी सेम इंसान का, उसने उस जॉब के लिए नेगेटिव सोचा था, फिर अब उसका लेट्स से ब्रेकअप हो गया, उसके लिए भी वो नेगेटिव सोच रहा है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, अब ये देखना कि कैसे हम इवेंट्स तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, हम उन इवेंट्स को हावी ना होने दें अपने ऊपर। हम उन इवेंट्स के को लेकर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको अगर हम चेंज कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारा जो नेगेटिव बिलीफ था, नेगेटिव थॉट्स थे, अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो फिर हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो जाएंगी, और फिर हमारा जो नेगेटिव बिहेवियर था वो भी चेंज हो जाएगा। तो यही सीबीटी है। तो एबीसी मॉडल में हम यही पढ़ते हैं कैसे ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। कैसे एक एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, उस एक्टिवेटिंग इवेंट के ऊपर हम एक सर्टेन बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। फिर बिलीफ सिस्टम बन गया तो उससे रिलेटेड जैसे भी सेम तरीके के कोई भी इवेंट्स होंगे तो हमारा एक अजम्पशन, एक बिलीफ सिस्टम रेडी होगा कि अभी ये लास्ट टाइम ये हुआ था तो मैं ऐसे कर गया था, तो अब इस बार ये हुआ है तो लो अभी मैं फिर से शायद मैं नहीं कर पाऊँगा आगे, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट हैपन इन अ गुड वे, तो फिर मेरे साथ ऐसे फेलियर हो जाएगा। तो हम जैसे होता नहीं कि कभी एक एग्ज़ाम में फेल हो गए हम लोग, ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे, लेकिन क्योंकि हमारे एक एग्ज़ाम का फेलियर से हमने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि नाउ आई एम अ फेलियर, हमने अपनी पूरा का पूरा आइडेंटिटी उस फेलियर पे लगा दी कि इट्स नॉट दैट कि हम एक एग्ज़ाम में फेल हुए, इट्स दैट कि अब मैं एक पूरा का पूरा फेलियर ही हूँ, तो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आएगा तो मैं पास होता होता भी फेल हो सकता हूँ, क्योंकि हमने एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया है। उस बिलीफ सिस्टम के बाद हमारी जो फीलिंग्स हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इवेंट और सिमिलर इवेंट्स वो भी नेगेटिव होंगी, नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, तो वो हमारे बिहेवियर पे इवेंचुअली आ जाएंगी। हमारा बिहेवियर क्या है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, उसको हम कैसे दुनिया के सामने ला रहे हैं इन अ विजिबल वे, हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारे हाव भाव, हम लोग को बात कैसे कर रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं, हमारे एक्शंस रिएक्शंस, यही सब तो बिहेवियर होता है। तो अगर हम थॉट्स नेगेटिव होंगे, अगर हमारे फीलिंग्स नेगेटिव होंगी, तो इवेंचुअली हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव ही होगा, और ये तीनों चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रांगली, बहुत इंटेंसली इम्पैक्ट करती हैं। कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं अब सीबीटी के, तो सबसे पहला है कॉग्निटिव ट्रायड। एरन बेक की बात करें तो इन्होंने 3 टाइप के नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं जब हम बात कर रहे हैं थॉट डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की। अब कॉग्निटिव ट्रायड क्या है, इट एम्फसाइजेज द इंटरप्ले बिटवीन आवर थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स। डिसफंक्शनल थिंकिंग, जो भी हमारे डिस्टॉर्टेड इमोशनल पैटर्न्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, हाँ, जैसे कि नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ एंड नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर, ये तीनों एक आप बोल सकते हो ट्रायड है, एक ट्रायंगल है जो कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा हुआ है।
सो जैसे भी कोई भी एक्टिवेटिंग इवेंट था, कोई भी ट्रिगरिंग सिचुएशन थी, उसको लेके हमने एक सर्टन बिलीफ सिस्टम बना लिया। यानी कि थॉट प्रोसेस एक डिस्टॉर्टेड या नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आने लग गए उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। अब वो जो थॉट्स हैं वो 3 रूपों में आ सकते हैं, वो 3 तरीके से हो सकते हैं। नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ एंड नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर। अगर हम बात करें नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ, तो क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं आई एम वर्थलेस, आई एम अ फेलियर। तो ये क्या है, खुद को लेके एक नेगेटिव व्यू हम लोग ले लेते हैं, एक नेगेटिव व्यू बना लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा कि ये दुनिया एक बहुत ख़राब दुनिया है, सब लोग ख़राब हैं, एवरी लाइक वर्ल्ड इज़ अ होस्टाइल प्लेस, वर्ल्ड इज़ अ अनफ्रेंडली प्लेस। ये हमने दुनिया को लेके एक नेगेटिव व्यू पैटर्न बना लिया। नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर क्या होगा कि एक तरीके का सेंस ऑफ होपलेसनेस, कि क्योंकि मैं फेलियर हूँ, क्योंकि दुनिया सब खराब है। तो मेरे साथ लाइफ में हम लोग होता है ना ऐसा कभी कभी कि एक अगर सिचुएशन में फेल हो गया तो हमको लगता है कि अब मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होगा, लाइफ इज़ अनफेयर टू मी, कि जो भी हो रहा है मेरे साथ सब खराब हो रहा है और इन फ्यूचर भी खराब होने वाला है। तो ये 3 तरीके के नेगेटिव व्यूज़ हैं जिसको हम कॉग्निटिव ट्रायड या नेगेटिव ट्रायड भी बोल सकते हैं, एरन बेक ने दिए थे। इन्होंने आइडेंटिफाई करे थे कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग 3 तरीके से नेगेटिवली सोच सकता है। 3 components of cognitive triad. Negative view of the self is the belief that one is inadequate, unworthy and unlovable. एक वर्ल्ड का नेगेटिव व्यू क्या हो जाएगा, द बिलीव दैट द वर्ल्ड एंड अदर आर अनजस्ट, limits one ability to achieve their goals. And negative view क्या हो जाएगा, the belief that the future will be full of hardship and current difficulty will continue indefinitely. अब सेकंड इसमें प्रिंसिपल क्या है, थॉट्स ड्राइव इमोशंस एंड बिहेवियर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी हम सोचते हैं वो जो हमारा जो थॉट्स हैं वो फिर हमारे इमोशंस को इफेक्ट करते हैं। मतलब हमारे थॉट्स ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसा फील करने वाले हैं, फिर हमारी फीलिंग्स डिसाइड करती हैं कि हम कैसा बिहेव करने वाले हैं। दीज 3 थिंग्स, आर थॉट्स, आर इमोशंस एंड आर बिहेवियर आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सीबीटी में क्या होता है, अक्सर हम प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी पीछे हो चुका है वो हो चुका है, वो उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या सोच रहे हैं, हमारे कौन से नेगेटिव पैटर्न्स हैं। भले ही वो नेगेटिव पैटर्न्स पास्ट ट्रॉमास, पास्ट इंसिडेंट्स को लेके आए हों, लेकिन क्योंकि पास्ट इंसिडेंट्स को तो हम बदल नहीं सकते, हम प्रेजेंट में हमारे थॉट पैटर्न्स को बदल सकते हैं। विच इज़ वाई दिस पर्टिकुलर थेरेपी फोकसेस ऑन प्रेजेंट, चेंजिंग what you are thinking, how your negative emotions are affecting your mental issue now, mental health now. It is a skill based and goal oriented therapy. सो सीबीटी टेक्निक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स की मदद से हम जो थॉट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उनको चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारे इर्रैशनल, इलॉजिकल, नॉट इलॉजिकल बट इर्रैशनल बिलीफ सिस्टम्स को हम चेंज करके, हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज करके हम उनको पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव थॉट पैटर्न और रैशनल थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली हम अपनी जो भी मेंटल हेल्थ, जो भी मेंटल इशू है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहली है टेक्निक कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, फिर है बिहेवियरल एक्टिवेशन, एक्सपोजर थेरेपी, जर्नलिंग या थॉट रिकॉर्डिंग, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कैसे हम अपने माइंड को हम रीफ्रेम कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, दोबारा से चेंज कर रहे हैं। अब माइंड को चेंज करने का मतलब है कि क्योंकि हमारा माइंड को आदत है एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने की, नेगेटिव स्टार्टिंग में नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव ही सोच रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको वो जो एक पैटर्न है, एक तरीका है, उसको चेंज करना है। कि एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उस इवेंट को इतना हावी होने दें अपने ऊपर कि बीमारी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे थॉट्स को चैलेंज करने के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे, चैलेंज करेंगे डिस्टॉर्टेड या नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को। कैसे, पहले हम नेगेटिव थॉट्स को रिकग्नाइज करेंगे, फिर उनकी एक्यूरेसी को इवैल्यूएट करेंगे कि ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव बोल भी रहे हैं तो हम उसको ये देखेंगे कि किस हद तक
वो रैशनल है या इरैशनल है। कभी कभी हमारा जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, या हम लोग नेगेटिव थॉट पैटर्न से क्या मतलब है, हम क्या करते हैं कि अगर कोई एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ तो हम फिर क्या करते हैं, उसको अपने माइंड में सोचते हैं कि ओके, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, शायद मेरी ही गलती थी, शायद मैं इसी लायक था कि मेरे साथ होना था, बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ, यानी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, यानी कि आगे भी मेरे साथ ऐसे ही होगा, आई एम वर्थलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग। तो ये इसका कितना मतलब रैशनैलिटी क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों सोच रहे हैं, क्या हमारे पास्ट में ऐसा कुछ कितनी बार हो चुका है, एक बार दो बार, जिसकी वजह से ये एक पूरा का पूरा एक पैटर्न तैयार हो गया है। सी, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ओवर थिंक करता है, तो वो ओवरनाइट ये करने का आदत नहीं पड़ती है उसको। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होती हैं पास्ट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका एक माइंड कहीं ना कहीं वैसे ही रीस्ट्रक्चर हो जाता है, वैसे ही काम करने लग जाता है। उसके साथ एक के बाद एक फेलियर्स हुए, उसने 10-12 एग्ज़ाम दिए, हर एग्ज़ाम में वो फेल हुआ, और उसने इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ में पास नहीं हो पाया, एक किसी तरह जॉब लगी, उसमें भी वो 1 साल के अंदर उसको जॉब से हटा दिया गया। मैं एक आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो अगर किसी भी इंसान के साथ 1 बाय 1 हर बार फेलियर वो फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस फेलियर का अफेक्ट उसके ऊपर ऐसा पड़ेगा कि फिर वो अपने आप को कहीं ना कहीं एज अ फेलियर आइडेंटिफाई करने लग जाएगा। सी, आई हैव फेल्ड एंड आई एम अ फेलियर, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई हैव फेल्ड का मतलब है कि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फेल हुआ, डज नॉट मीन कि हमेशा मैं फेल हूँगा। आई एम अ फेलियर का मतलब क्या हुआ कि मैं फेलियर हूँ, और मैं हर बार वेन एवर आई विल ट्राई समथिंग न्यू, आई विल ऑल्सो गोइंग टू फेल इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी तो मैं फेल हुआ ही हूँ, फ्यूचर में भी हूँगा। तो आई एम अ फेलियर एंड आई हैव फेल्ड, ये दोनों चीज़ों को, इन दोनों व्यू पॉइंट्स को रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। जब जो भी इंसान, चाहे वो एंग्शियस हो, एंग्जाइटी में हो या डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेट, मेंटल स्टेट को आइडेंटिफाई करने लग जाता है, अपने अपने आप से, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है। आई एम वर्थलेस, आई एम अनवर्दी, आई एम अ फेलियर, आई एम गुड फॉर नथिंग। भले ही उसके साथ वो चीज़ें 1-2 बार ही हुई हों, लेकिन उसने उस पर्टिकुलर फेलियर को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी बना लिया है। तो इसी चीज़ को हमको रिकग्नाइज करना है, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। जो भी क्लाइंट होता है, उसके साथ हम बैठ के बातें करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या पास में ट्रॉमास रहे होंगे जिसकी वजह से उसका भी थॉट पैटर्न ऐसा हो गया है। फिर वो सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, एंड देन उस नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर रिप्लेस करना विद द पॉजिटिव वन। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स क्या हो सकता है, आई विल ऑलवेज फेल एट एवरीथिंग, बैलेंस या पॉजिटिव, आई हैव स्ट्रगल विद सम टास्क बट आई विल ऑल्सो सक्सीड। मतलब कि नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या है कि मैं हमेशा फेल होता हूँ। पॉजिटिव या बैलेंस क्या हो जाएगा, अरे नहीं, मैं अभी फेल हुआ हूँ लेकिन मैं आगे भी ट्राई करूँगा, अगर आगे भी मैं फेल हुआ तो क्या हो गया, आई विल ट्राई अगेन, मैं थोड़ा स्ट्रगल करूँगा लेकिन इवेंचुअली आई विल पास। तो ये होता है एक बैलेंस और सॉर्टेड, एक आप बोल सकते हो थॉट। डिस्टॉर्टेड जो पैटर्न्स है, थॉट पैटर्न्स, वो 4 कैटेगरीज में हो सकते हैं। पहला है ऑल और नथिंग, देन ओवर जनरलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग एंड पर्सनलाइजेशन। सो ऑल और नथिंग थिंकिंग का मतलब होता है कि इसको हम ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी बोल सकते हैं। मतलब ईदर यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन एज गुड और बैड, मतलब देयर इज नथिंग इन बिटवीन। आप एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम में सोच रहे हो, या तो किसी सिचुएशन में बहुत अच्छा सोच रहे हो, या किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, बिल्कुल एक्सट्रीम जा रहे हो। अगर आप लेट सपोज कि एक जॉब इंटरव्यू में फेल हुए, तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप बिल्कुल उस फेलियर, उस पर्टिकुलर सिचुएशन जो है, जो भी फेलियर सिचुएशन है, उसकी वजह से आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि दैट यू आर अनसक्सेसफुल एट ऑल। लाइक आप सक्सेस को ले ही नहीं सकते हो, आप पूरी तरह से अनसक्सेसफुल हो क्योंकि आप एक जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए। तो यू आर टेकिंग और लुकिंग एट अ सिचुएशन आइदर इन अ बैड वे और इन अ गुड वे, एक्सट्रीम में हो। ऐसा मिडल नहीं है कि ठीक है चलो एक बार हो गया तो हो गया, ज़रूरी नहीं है हर बार हो, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, आप ऑल इन हो या ऑल आउट हो, आप या तो ब्लैक सोच रहे हो या वाइट सोच रहे हो, मिडिल में कुछ नहीं है।
ओवर जनरलाइजेशन का मतलब भी सिमिलर ही है कि आप सिचुएशन को लेके इतना ओवर जनरलाइज कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि एक बार मैं फेल हुआ था, अब मैं होता ही रहूँगा हमेशा फेल। अब एक बार लेट्स से कि आप सपोज एक डिबेट कंपटीशन में आप गए और आपको फर्स्ट टाइम एक स्टेज फ्राइट था, फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गए सबके सामने बोलने, और उस समय आप इतना ज़्यादा आप पैनिक कर गए कि आप कुछ बोल नहीं पाए, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो दैट इज़ ओनली फॉर दी वन टाइम ना, अब ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन आप क्या करोगे, जर्नलाइज कर दोगे। आपने सोचा कि नहीं, एक बार मेरे साथ वो हो चुका है, अब मेरे साथ हर एरिया में वैसा होगा, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग का ग्राउंड हो वहाँ पर मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो यू आर जर्नलाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग दी वर्स्ट सिनेरियो, मतलब कि एक छोटा सा कुछ इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट को लेके आपने बिल्कुल जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस होता है, आपने वो बिल्कुल उसका रिजल्ट निकाल दिया। ज़रूरी भी नहीं है कि वो हो, जितना आपने रिजल्ट निकाला है, जितना आपने सोचा है कि होगा, उससे शायद 10% ही हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इतना वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो सोच दे रहे हो कि उसकी वजह से फिर आप एक्सट्रीम, क्योंकि आप एक्सट्रीम सोच रहे हो, तो आप क्या हो रहा है, जैसे सपोज कि एक ब्रेकअप हुआ, आपने उस ब्रेकअप को लेके इतना नेगेटिव, इतना ज़्यादा अपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ये सोचा, आपने सोचा कि अभी एक हो गया है, अब मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं मिलने वाला, अब मैं बिल्कुल सिंगल रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और मेरी शादी वादी कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला मेरा। या आपका एक जॉब इंटरव्यू गया, तो आपने उस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू से आप से सोच लिया कि अभी तो मेरा लाइफ एंड है यहाँ पर, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विद मी, अब मैं क्या ही करूँगा। ये ज़्यादा कैटास्ट्रोफाइजिंग का जो एक पूरा है ना, ये ज़्यादातर हमारी जो बॉडी है, हमारी जो हेल्थ है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा करते हैं। एक छोटा सा कुछ हुआ, डिजीज़ या डिजीज़ भी नहीं हुआ, छोटा सा कुछ एक डिस्कम्फर्ट हुआ हमारी बॉडी में, उस डिस्कम्फर्ट को लेके क्या क्या करते हैं हम लोग, इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हेडेक हुआ है, खांसी आई है, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, और इतना ज़्यादा हम लोग सोच लेते हैं। और एक्सट्रीम जो भी हमारे साथ हो सकता है कि छोटी सी खांसी को लेके हम इतना नेगेटिव सोचेंगे कि हम बिल्कुल अपनी डेथ तक इमेजिन कर लेंगे। इसको बोलते हैं कि थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट, जो बिल्कुल वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में होगा। मतलब एक फीवर से कोई भी इंसान अगर बिल्कुल डेथ वाली सिचुएशन इमेजिन कर ले रहा है, दैट पर्सन इज कैटेस्ट्रोफाइजिंग। आई माइट बी प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड रॉन्ग, तो लेकिन प्लीज़ उसको बेयर कर लेना। देन है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि जो भी सिचुएशन हुई है, आप सोच रहे हो वो आपके साथ इसलिए हुई है क्योंकि आप डिजर्व करते हो ऐसा, बिकॉज यू आर गुड फॉर नथिंग, बिकॉज यू आर अ फेलियर, आप ही खराब हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। और क्योंकि अब आपने अपने आप को पर्सनलाइज कर लिया है, तो आप, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं ही खराब हूँ, तो अब मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर कहीं ना कहीं कनेक्टेड विद वन अनदर। ऑल और नथिंग थिंकिंग या ओवर जनरलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, कैटास्ट्रोफाइजिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यही थॉट पैटर्न्स को CBT में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, और उसको जो रैशनल और पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स है या बैलेंस्ड थॉट पैटर्न्स है, उसके साथ रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। देन सेकेंड टेक्निक इज बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसमें क्या हो रहा है, एंकरेज एंगेजिंग इन पॉजिटिव और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। हमारे बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कुछ ऐसी खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं उन चीज़ों में जिनसे हमको खुशी मिलती है, जो हमको वैल्यू दे सकते हैं, जो हमको प्लेजर दे सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है स्केड्यूलिंग अ 10 मिनट डेली वॉक फॉर समवन विद डिप्रेशन। तो अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे, ज़्यादातर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनकी बातें होती हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे या हम आउट ऑफ द वे जाके ये कोशिश करेंगे तो ऐसी वीडियोस देखें जो हमको मोटिवेट कर सकें। टीवी में ऐसी मूवीज़ देख सकते हैं जो हमको मोटिवेट कर सकें। हम लोग अपने डेली जो लाइफ है उसमें जैसे वॉक है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, या एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा, हम लोग अपने आप को एक ऐसा, आप बोल सकते हो, एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। देखो, हमारे थॉट्स तो हम चेंज बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन थॉट पैटर्न को नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है।
इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कोई एक चीज़ नहीं, जिसमें n नंबर ऑफ टेक्निक्स काम आती हैं। पहले हमने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करा, हमने उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करी, पास्ट ट्रॉमास को डिस्कस करा, हमने ये देखा कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे हैं, आज हम जिस भी सिचुएशन में हम कैसे वहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हमने जितने भी थॉट पैटर्न्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस करने का ट्राई कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम अपने बिहेवियर को भी चेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को ऐसी चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं जो हमको खुशी दे सके, चाहे वो गाने सुनना क्यों ना हो, चाहे वो डांस करना क्यों ना हो, चाहे वो कोई अच्छी सी एक बहुत कॉमेडी मूवी देखना क्यों ना हो, एक्सरसाइज करना क्यों ना हो, ये सारे बिहेवियरल एक्टिवेशंस हैं। देन एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी क्या है? रिड्यूसिंग द एंग्जाइटी थ्रू ग्रेजुअल रिपीटेड एक्सपोजर। ज़्यादातर एंग्जाइटी के केस में होता है, सपोज किसी को फोबिया है हाइट का, या किसी को अंधेरी जगहों से या डार्क प्लेसेस से थोड़ा सा डर लगता है, फोबिया है, तो क्या कर रहे हैं, उसको उस पर्टिकुलर ट्रिगरिंग सिचुएशन, उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ एक्सपोज करा जा रहा है इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन किसी को अगर हाइट का फोबिया है तो आपने बिल्कुल उसको 10 पता नहीं कितने फीट की ऊंचाई पे जाके खड़ा कर दिया और वहाँ पर आप चले गए सब लोग वहाँ से उसको अकेला छोड़ के। ऐसे में तो वो पैनिक करके सीधे कूद ही जाएगा डर के मारे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक्सपोजर थेरेपी का यूज़ कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, पहले तो जितने भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके फोबियाज़ हैं, फियर्स हैं, एंग्जाइटी में आप कौन कौन सी चीज़ों को लेकर एंक्शस हो सकते हो, पहले तो उसको आपको क्या करना है, आपको इसको रेट करना है कि हाँ लीस्ट ऐसी कौन सी सिचुएशन जिसमें आपको कम एंक्शस होते हो, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा एंक्शस होते हो। देन आपको जो भी लीस्ट एंक्शस वाली सिचुएशन है उससे स्टार्ट करना है एक्सपोज करना, कि चलो ये ले लेते हैं, इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले उसको ये एक माहौल दिया जाएगा, एक फ्रेंड्स का या 3-4 लोगों का ग्रुप उसके सामने रखा जाएगा जिसमें उसको बोला जाए कि आप यहाँ पर ट्राई करो, आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो स्पीकिंग की। 4 लोगों के सामने घर पे अगर बोलने का आप ट्राई करोगे तो आपका वो जो एक फोबिया है, आपका जो वो जो हेजिटेशन है कि क्योंकि क्या होता है कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग से जनरली इस वजह से डरते हैं, हम लोग एंक्शस होते हैं क्योंकि हमको लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम कैसे जो बोल रहे हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज को लेके कहीं कोई मजाक ना उड़ाए, हम अच्छा बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों में क्या होगा कि अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है, एंग्जाइटी होती है, तो उसको फिर एक छोटे से फ्रेंड्स ग्रुप के सामने बोला जाएगा कि पहले आप यहाँ पर ट्राई करो पब्लिक स्पीकिंग। एक साथ 100-200 लोगों के सामने उसको अगर स्टेज पे आप स्पीच देने के लिए खड़ा कर दोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप पहले 5 लोगों के सामने उसको ट्राई करवाओगे, फिर आप 10 लोगों के सामने ट्राई करवाओगे, तो धीरे धीरे एक्सपोज करोगे आप उसको ज़्यादा लोगों से, तो धीरे धीरे उसकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बनेगी। थॉट्स को रिकॉर्ड करना, जर्नलिंग बोलते हैं। थॉट्स को रिकॉर्ड करना मतलब आपके जो भी पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में आप जो जो सिचुएशन में ट्रिगर हुए, आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपने ट्रिगर होके क्या सोचा, आपके जो थॉट था उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपने कैसा फील करा उसके बारे में लिखो। आपने क्या किया, मतलब आपने एक्ट कैसे करा उसके बारे में लिखो। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे क्योंकि क्या होता है कि लिखने से आपको कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट मिल जाता है कि ओके ये मेरा पैटर्न था इस पूरे हफ्ते का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमको भी जो भी थेरेपिस्ट होता है उसको भी ये इजी पड़ता है, उसको ये पूरा स्टडी करने में ओके इस पर्टिकुलर इवेंट पे ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, इस पर्टिकुलर इवेंट पे ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो इवेंट्स हैं उसको भी हम कैटेगराइज कर पाते हैं और फिर रिएक्शंस को भी ध्यान में देख के समझ के उसको चेंज करने में ईजी रहता है। देन वी हैव सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ गाइडेड इंक्वायरी दैट एंकरेजेस डीप थिंकिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट एविडेंस सपोर्ट, जैसे कि आप जो भी थॉट्स हैं, जो भी आप सोच रहे हो उस थॉट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई आप क्यों सोच रहे हो। अगर आप कोई चीज़ नेगेटिव सोच भी रहे हो कि व्हाई आर यू थिंकिंग सो नेगेटिव अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या आपके साथ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, एंड क्या वर्स हो सकता है, इज देयर अनदर वे, कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस सिचुएशन को ऐसे सोचने की बजाय ऐसे सोच सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे
क्वेश्चंस होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चनिंग का गोल क्या होता है? एंकरेज करना सेल्फ रिफ्लेक्शन, जो डीपर हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालना। क्योंकि हम अगर हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो फिर जो क्लाइंट होगा वो उस चीज़ को दोबारा से आंसर दे पाएगा कि ओके, मैंने ये सोचा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा मेरे साथ हो सकता है, या मेरे साथ पास में भी ऐसा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो जर्नलिंग हो, थॉट रिकॉर्ड हो, चाहे वो क्वेश्चनिंग हो, इससे क्या होगा, हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हम अभी कॉग्निशन में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट में हमारे सामने होंगे कि ओके, नाउ दीज आर दी थिंग्स जिस पे हमको वर्क करना है। देन वी हैव रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हमारी बॉडी जब भी हम एक्टिवेटिंग इवेंट्स या भी कोई भी ट्रिगरिंग पॉइंट है, कोई भी सिचुएशन है जिसको लेके हमने स्ट्रेस ले लिया, जिससे लेके हम एंक्शस हो रहे हैं, हमको एंग्जाइटी हो रही है, तो वो सारे थॉट पैटर्न्स को चेंज करना ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चेंजिंग ऑफ थॉट पैटर्न है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर माइंड है, इसको करने के लिए बहुत सारे हमारे और भी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी हेल्पिंग फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारा बिहेवियर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपने आप को हैप्पी वाले मोड में रखना है, अच्छे ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना है जो थोड़े से पॉजिटिव हों, गाने अच्छे सुनने हैं, खुशी वाले गाने सुनने हैं, एंड एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक भी उसी का एक हिस्सा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग। जब हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एंक्शस हो रहे हैं तो हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीपली आप इनहेल कर रहे हो, फिर एक्सहेल कर रहे हो। उससे क्या होगा, डीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग से हमारा जो माइंड है वो काम होता है, और जो काम माइंड है वो पैनिक नहीं करता है, वो स्ट्रेस में नहीं रहता है। देखो, स्ट्रेस से ही एंग्जाइटी निकल के आती है, और एंग्जाइटी ही आगे चल के कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप ले सकती है। अगर हम स्ट्रेस को वहीं के वहीं रोक दें, स्ट्रेस क्या है कि हमारा जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई है, वो स्टिमुलाई हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स जब नहीं देता, तो हमारी बॉडी में एक टेंशन क्रिएट होती है। वो टेंशन स्ट्रेस है, और अगर ये स्ट्रेस को हम ज़्यादा ध्यान न दें, वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का रूप ले लेता है। तो अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती है तो उस दौरान अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसको हम JPMR भी बोलते हैं, जैकॉब्सन ने ये दी थी, जिसपे क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे या तो आप लेट जाइए या आप योगी के पोस्चर में बैठ जाइए, और आप स्टार्ट कर सकते हैं राइट फ्रॉम दी, आप क्या मतलब बेसिकली आपके टो से लेके हेड से लेके टो तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं, चाहे हमारा हैंड की मसल्स हो, हमारी जो ब्रीदिंग होती है, हमारी जो माइंड होता है उसको रिलैक्स करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, अगर हम इसको वो करना चाहें, इक्वेट करना चाहें, तो हमारी जो योग निद्रा है, जो जैसे हम जब योग आसन करने के जब से एंड में जो हम लोग शवासन करते हैं, तो उसमें जो योग निद्रा है वो भी कहीं ना कहीं JPMR का ही एक फॉर्म है, जिसमें हम पूरा पाँव से लेकर अपने हेड तक पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स कर रहे हैं, राइट फ्रॉम आवर टोज, फिर हम ऊपर आ रहे हैं काव्स में रिलैक्सेशन, उस पर अपना फोकस दे रहे हैं, फिर हम थाइस पे फोकस दे रहे हैं, फिर हमारा जो स्टमक एरिया है वो, देन ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद हम लास्ट में अपना जो मस्तिष्क है, हमारा जो क्राउन एरिया है, उस वाले एरिया को हम फोकस करके रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कर सकते हैं हम, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान में हम बैठ सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंस में रहना, जहाँ पर हो, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में हो वहाँ रहो। अक्सर एंग्जाइटी या स्ट्रेस हमको तभी होता है जब हम या तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके फ्यूचरिस्टिकली नेगेटिव सोच रहे होते हैं, या अगर कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है तो हम उसके बारे में अभी सोचकर घबरा रहे होते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में हम ईदर वी आर इन फ्यूचर और वी आर इन पास्ट, तो हम लोग प्रेजेंट में रहना भूल जाते हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट पे रहना, प्रेजेंट पे जो भी हो रहा है
उसको फोकस करना, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, अगर हम रूम में बैठे हैं तो हर चीज़ को हम लोग अगर फोकस पे ला रहे हैं, हमारे जो हमारी जो बॉडी है हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, अगर हम बाहर चल रहे हैं तो ट्रीज़ पे ध्यान देना, सब पे ध्यान देने का मतलब है कि उनको बस एज इट इज़ रिकॉग्नाइज करना, सोचना नहीं है कुछ, बस एज इट इज़ रिकॉग्नाइज करना कि ओके दिस इज़ इट। तो हम लोग माइंडफुलनेस ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन में हम लोग ध्यान कर सकते हैं, चाहे वो हम मंत्र जाप करके करें या हम नॉर्मली ऐसे आंख बंद करके बैठ के भी कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, हमारी बॉडीली जो सिम्टम्स शो करती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो थॉट पैटर्न्स है उसको हम चेंज करने के लिए कर सकते हैं। अब सीबीटी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, जितने भी एंग्जाइटी के डिसऑर्डर्स हैं उस पे, क्योंकि ये सारे के फियर बेस्ड होते हैं, तो उस ऐसे क्लाइंट्स पे, ऐसे पेशेंट्स पे हम सीबीटी टेक्निक्स को यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिप्रेशन में हम लोग, डिप्रेशन भी अक्सर क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उसी का एक फॉर्म होता है कि कैसे हमने किसी सिचुएशंस को नेगेटिवली परसीव करना स्टार्ट कर दिया और फिर इतना परसीव करने लगे कि हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली उस नेगेटिविटी को, हमने अपने आप को ही नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। द सिचुएशन इज नॉट नेगेटिव, आई एम नेगेटिव। द सिचुएशन इज नॉट फेलियर, आई एम अ फेलियर। ठीक है, तो हमने अपने आपको वो पर्टिकुलर नेगेटिव आइडेंटिटी दे दी है, और वही कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो जाता है। जो भी ट्रॉमाज हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, ड्रग्स हैं, या कोई भी ऐसे भी जो भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, उन पे हम ये पर्टिकुलर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक पेन्स और इलनेस है, उनमें हम सीबीटी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, कैसे हम, देखो मैंने इसमें अभी थ्योरेटिकल ही आपको समझाया है, प्रॉपर सीबीटी को कैसे करा जाता है वो मैं आपको इतने छोटे से वीडियो में नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन हाँ जो थ्योरेटिकल बेस है इस पर्टिकुलर थेरेपी का वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल इमोशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड एबीसी मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो कि सीबीटी से ही रिलेटेड है, और आपको तब सीबीटी और अच्छे से समझ में आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।